तो क्वेश्चन नंबर 1, जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किया था तो उसमें हाई वोल्टेज यानी 10,000 वोल्ट के पास करवाया था। 10,000 वोल्ट के पास करवाया था। गैस को आयनाइज कराने के लिए। समझ में आ गया ना? गैस को आयनाइज कराने के लिए। सेकंड, आयनाइज करने से क्या मतलब हुआ? आयनाइज करके क्या किया होगा? क्योंकि उसको ये चीज समझ में नहीं आ रहा था कि हवा में तो करंट कैरी हो नहीं सकता है, यहां से यहां तक सर्किट क्लोज करना है तो एयर तो करेगा नहीं। तो जब तक ये आयनाइज नहीं होगा, जैसे मान लो हीलियम है, जब तक हीलियम आयनाइज नहीं होगा, आयनाइज होने का मतलब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? निकल गए। और यही इलेक्ट्रॉन जो है किधर भागने लग गए? एनोड की तरफ। क्यों एनोड की तरफ? ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर भागने लग गए। और जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ तो कौन सा रे निकला? कैथोड रे। ठीक है, इसीलिए कैथोड रे का जब हम यानी कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा हुआ है और ये कैथोड रॉड से निकला हुआ है, तो ई बाई एम वैल्यू क्या होगा इसका? ई बाई एम वैल्यू कांस्टेंट होगा, चाहे कोई सा भी हम गैस ले लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, चाहे सोडियम का इलेक्ट्रॉन हो चाहे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो। अब ये जब आयनाइज्ड हुआ, दूसरा वाला पार्ट आयनाइज्ड हुआ, तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है इसके द्वारा कौन सा रे निकला? एनोड रे निकला, जो कि इधर दिखाई दे रहा था। तो पॉजिटिव पार्ट के द्वारा एनोड रे और इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैथोड रे। तो जो कि जे थॉमसन को उसको नहीं मिला था, लेकिन किसको मिला? प्रोटॉन का सर्च किसने किया? प्रोटॉन का सर्च किसने किया? जेम्स चैडविक। हाँ, गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन को एनोड रे मिला और उस एनोड रे में बोला कि पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स का नाम क्या रखा? प्रोटॉन। तो मान लो गैस अगर हाइड्रोजन लेंगे तो H+ का ई बाई एम वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर हम हीलियम लेंगे तो हीलियम का ई बाई एम वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा। इसीलिए एनोड रे का जो ई बाई एम वैल्यू होता है वो क्या होता है? गैस पे डिपेंड करता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक एनोड से कैथोड जाता है, एक कैथोड से एनोड जाता है। सबका ई बाई एम वैल्यू निकाल लोगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मुल्कन्स आइस ड्रॉप में जो चार्ज आ रहा था इलेक्ट्रॉन पे, उसका वैल्यू क्या था? उसके इंटीग्रल मल्टीपल में आ रहा था। 5 से तो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था वो, मतलब मैथ की तरह सोचना है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व कर रहा था, 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 आ रहा था। तो उसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सर्च हो गया, लेकिन इसके अब बात रहा पोजीशन के बारे में। तो पोजीशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? जे थॉमसन ने बताया। ठीक है, तो लिख लिए होगे सब चीजें, तो बोलना। तो पहला है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल का दूसरा नाम क्या है? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग, वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल में क्या बताया उसने? वाटरमेलन जैसे सीड्स होते हैं और उसमें जेली पार्ट होता है। तो उसने, जे थॉमसन ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो एटम के अंदर क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
यानी कहीं उसने ये नहीं बोला कि सेंटर भी है, न्यूक्लियस भी है, ऐसा कुछ उसने बोला नहीं। बोला कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसने ना तो न्यूक्लियस का नाम लिया, न्यूक्लियस इसका दिया भी नहीं है, न्यूक्लियस का नाम जे थॉमसन का दिया, सॉरी रदरफोर्ड का दिया हुआ है। उसने बस ये बता दिया कि सीड्स के जैसा और जेली पार्ट के जैसा ये पूरा प्लस और माइनस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो मेन इसका यही था। और उसने ये बोला कि जो एटम का रेडियस आ रहा था, वो रेडियस कितना आ रहा था रदरफोर्ड में, लेकिन इसने भी बताया था। जे थॉमसन proposed that atom possesses a spherical shape, radius approximately 10 to power minus 10। पीडीएफ में नहीं था, हालांकि वो किसने बताया था, रदरफोर्ड ने, सॉरी जे थॉमसन, रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे। तो जे थॉमसन ने बोला कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इनटू इट मोर एंड लेस यूनिफॉर्मली टू गिव मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। उसने बताया कि एटम स्टेबल क्यों है। उसने बोला कि प्लस और माइनस के बीच में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन इसने ये बोला कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई सेंटर नाम का चीज नहीं था। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल और वाटर मिलन मॉडल। समझ में आ गया ना। तो बस इतना ही इसके बारे में। तो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो ये हम बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड का फॉइल लिया। क्या लिया, गोल्ड का फॉइल लिया, जैसे अल्युमिनियम फॉइल होता है जिसमें हम खाना वाना रैप करते हैं, उसने गोल्ड का फॉइल लिया। तो मुझे बताओ गोल्ड का ही फॉइल क्यों लिया है? सबसे ज्यादा मैलेबल है इसलिए, उसका मैलेबल ज्यादा इसलिए लिया था। और है गोल्ड फॉइल क्यों लिया, कि उसको गोल्ड ज्यादा सस्ता दिख रहा था क्या? उसका जो न्यूक्लियस है उसका वेट ज्यादा है, वो बहुत मैलेबल है इसलिए प्राइस लिस्ट रिएक्टिव। अब देखो यहां पर आगे हम बात कर रहे हैं गोल्ड क्यों लिया था। तो जब हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच पढ़ाएंगे ना, उसमें हम बात करेंगे। उसने एक गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया, यानी इसके ऊपर कोलिजन करवाया अल्फा पार्टिकल को। तो अल्फा पार्टिकल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा को, यानी इस अल्फा पार्टिकल में कौन चार्ज है, +2 यूनिट चार्ज है। अब अल्फा पार्टिकल के ऊपर इस गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डमेंट कराया। जब इसके ऊपर कोलिजन हुआ तो उसने 3 चीज ऑब्जर्व किया। फिर हम कंक्लूजन देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन, देन देखेंगे कंक्लूजन। पहला ऑब्जर्वेशन ये देखा कि बहुत सारा रे पार्टिकल जो है वो बिना अपना पाथ डाइवर्ट किए वो क्या हो जा रहा था, उस रे से पास हो जा रहा था। ऐसे कैसे समझ में आ रहा हो कि पास हो गया? हाँ, उसने इधर जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाया था और वो जिंक सल्फाइड क्या हो रहा था, ग्लो कर रहा था। तो वो जिंक सल्फाइड जो है वो ग्लो हो रहा था। तो उसको समझ में आ गया कि ये जो गोल्ड फॉइल है वो जो रे है वो रिटर्न नहीं हो रहा है, वो पास हो जा रहा था। यहाँ जेडनेस लगाया था उसने और वो ग्लो हो रहा था। तो उसने ये सोचा कि बहुत सारा जो अल्फा पार्टिकल्स है वो इस गोल्ड फॉइल से क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। पहला ऑब्जर्वेशन। सेकेंड, अब अगर हम आज सोचे
तो एटम, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ पे घूमते हैं, तो ये सब पाथ, ये सब क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, सॉरी ये सब वैकेंट है, तो यहां से पास हो जा रहा होगा। लेकिन जब ये रे किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, क्या ये अल्फा पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा होगा, कोलिजन हो रहा होगा। तो कोलिजन होने के बाद क्या हो रहा था, ये कुछ पाथ से डाइवर्ट हो रहा था, एंगल बना के बाहर निकल रहा था, ये ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो जब ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हुए होंगे उससे वो क्या हो रहा होगा, कोलिजन हो रहा होगा। अब कोलिजन होने के बाद उसमें क्या हो रहा होगा, थीटा एंगल बना के क्या हो रहा होगा, रिफ्लेक्ट, क्या हो रहा होगा, रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और ये एंगल बना के निकल रहा था। तो पहला ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स रे थे वो क्या हो गए, बाहर निकल गए। दूसरा, जब ये किसी पार्टिकल से कोलाइड हो रहा होगा, ठीक है, तो ये थीटा एंगल बना के बाहर निकल रहा होगा। अब तीसरा, कुछ ऐसे थे, मतलब बहुत रेयर ऐसे थे जो यहां पर जाने के बाद, क्या यहां तक जा रहा था, टकरा के नहीं आ रहा था, ध्यान से सुनना। कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो इसके सेंटर से 180 डिग्री पे क्या हो रहा था, वापिस आ रहा था, 180 डिग्री पे वो क्या हो जा रहा था, रिटर्न हो जा रहा था। तो रदरफोर्ड ने 3 ऑब्जर्वेशन देखा। बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे थे, जो बहुत सारे ऐसे थे जो विदाउट डिस्टर्बिंग क्या हो जा रहा था, पास हो जा रहा था। कुछ रे ऐसे थे जो थीटा एंगल पे वो डिफ्लेक्ट होके पास हो रहा था। लेकिन एक चीज उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मिडिल है यानी सेंटर है, सेंटर में जो अल्फा पार्टिकल है वो जैसे गया उतना ही पर 180 डिग्री पे वापस आ गया था। ये कोलाइड नहीं हुआ होगा, ये पहले से वापस आ गया होगा। वो कोलिजन नहीं है, वो पहले से वापस आ जाता है, तभी तो इसमें डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच आता है। इससे कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन होता तो थीटा डिग्री एंगल बना के निकलता ना। तो ये कुछ पहले से ही वापस आ जाएगा, 180 डिग्री पे वापस आ जाएगा। 3 ऑब्जर्वेशन, अब 3 कंक्लूजन। 3 कंक्लूजन क्या निकाला उसने, बहुत सारा रे पार्टिकल्स बाहर निकल जा रहे थे, इसका मतलब उसने क्या कंक्लूजन लिया होगा कि एटम का बहुत सारा पार्ट क्या होगा, एम्प्टी स्पेस होगा, वैकेंट स्पेस होगा। एटम का बहुत सारा पार्ट क्या होगा, वैकेंट स्पेस होगा, तभी वो किसी से टकरा भी नहीं रहा और वापस चला जा रहा है। तो पहला रदरफोर्ड ने बताया कि एटम में बहुत सारे क्या है, एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। अब थीटा डिग्री एंगल पे जाके ये कोलाइड हुआ और वापस थीटा डिग्री एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकाला होगा, ये जो अल्फा पार्टिकल है इससे टकराया होगा। क्यों टकराया होगा उस पार्टिकल से, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन, अभी तो उसको मालूम थोड़ा ना था कि इलेक्ट्रॉन है, इससे टकराया होगा। क्यों टकराया होगा, क्योंकि इस अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो दोनों में अट्रैक्शन तो होगा। तो आफ्टर ये कोलिजन, यानी यहाँ कोलिजन पॉसिबल है, उसके बाद थीटा डिग्री एंगल बना के बाहर निकल रहा है। इसका मतलब उसने ये कंक्लूजन निकाला कि हो ना हो एटम के आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये चीजें इधर नहीं मिल रहा था, ये इसके आउटर साइड में ही मिल रहे थे उसको। तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जहां से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन लोकेटेड है, तभी वो थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, कोई दूसरा पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है। अब तीसरा, जब सेंटर से 180 डिग्री पे ये रे वापिस हो गया
तो उसका मतलब ये उसने कंक्लूजन निकाला कि हो ना हो यहीं पर प्रोटॉन है, क्योंकि इस पे प्लस में और प्लस में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन, सॉरी दोनों में क्या हो रहा था, रिपल्सन, और रिपल्सन के वजह से ये गया जैसे वैसे वापस आ गया, 180 डिग्री पर वापस आ गया। ये चीजें और कहीं ऑब्जर्व उसको नहीं हो रहा था, ये केवल सेंटर में ऑब्जर्व हो रहा था। तो न्यूट्रॉन के बारे में कैसे समझ में आया कि न्यूट्रॉन यही है, तो उसको, और ये थीटा डिग्री एंगल बहुत ज्यादा, ये सिमिलर टाइप का थीटा एंगल मिल रहा था। तो उस न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल था, तो उसने बोला कि मास यहीं पर कंसंट्रेटेड है, मास यहीं पर कंसंट्रेटेड है, क्योंकि ये 180 डिग्री पर वापस आ जाना, इसका मतलब बहुत क्या हुआ होगा, कोलिजन ज्यादा हुआ होगा, सॉरी रिपल्सन क्या हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा। तो उसने ये बताया कि सेंटर में प्रोटॉन है और यहीं पर उसका मास क्या है, कंसंट्रेटेड है, और उसने उस सेंटर का नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। समझ में आ गया, उस सेंटर का नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। तो 3 ऑब्जर्वेशन और 3 कंक्लूजन। मैं लाइन पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद मैं डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल यानी अप्रॉक्स 99% पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। समझ में आ गया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड विथ सम एंगल, क्योंकि कोलिजन हो रहा होगा ना, और वो कोलिजन इलेक्ट्रॉन से हो रहा होगा। थर्ड, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल यानी 20,000 में लगभग एक, क्या दिया है इसमें 20,000, मतलब ये मान के चलो बहुत फ्यू, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक, दैट देयर वर डिफ्लेक्टेड नियरली 180 डिग्री, 180 डिग्री पर वापस आ जा रहा था। यानी अगर दूसरा पार्टिकल होता तो थीटा डिग्री एंगल बना के निकलता, लेकिन यहां पर 180 डिग्री का मतलब मास यहीं पर कंसंट्रेटेड है, तभी 180 डिग्री पे जैसा जा रहा है वैसा वापस आ रहा है। अब ऑब्जर्व कंक्लूजन, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, इट इंडिकेट दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। जो एटम का बहुत सारा पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी है। A few positive charge particles were deflected. The deflection must be due to enormous repulsive force that so in the positive charge of an atom is not separated throughout the atom. एक मिनट, वो देना जो तुम, मैं पीडीएफ से लिखोगे ना तुम लोग, नहीं वो, हाँ क्योंकि मैं कुछ और लाइन पढ़ रहा होगा, तुम लोग कुछ और लिखे होगे। ये किससे लिखे तुम, पीडीएफ से ना। सेकेंड पॉइंट मैं पढ़ रहा हूं ऑब्जर्वेशन का, अल्फा पार्टिकल बीइंग हैविंग एंड पॉजिटिव चार्ज कुड बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय हेवी and positive charge center. A small angle of deflection of alpha particle indicate that presence of heavy and positive center in atom. Rutherford named this center as nucleus. Third point क्या है, alpha particle which makes head-on collision with nucleus are deflected through angle, large angle. Since number of such particles is very small, we can say that the space occupied by positive center is small. 3 ऑब्जर्वेशन 3 कंक्लूजन समझ में आ गया ना। मेन पोस्टुलेट देखो अब इसका क्या है, मेन पॉइंट मैं पढ़ रहा हूं। रदरफोर्ड ने एटम का रेडियस निकाला, उस एटम का रेडियस निकाला, रेडियस कितना आया, 10 टू पावर -10 क्या मीटर, और न्यूक्लियस का रेडियस कितना आया,
10⁻15 मीटर। ये न्यूक्लियस का रेडियस है और ये किसका रेडियस है? एटम का रेडियस। तो बताओ न्यूक्लियस का रेडियस एटम के रेडियस के कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है। उसने 10⁵ टाइम्स है। इसका मतलब ये बोला उसने कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के साइज का लगभग नेग्लिजिबल है, क्योंकि इस दोनों में डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स आ जाएगा? 10⁵ टाइम्स आ जाएगा। यानी एटम जो है उस न्यूक्लियस से 10⁵ टाइम्स लार्जर है। तो उसने ये बोला कि न्यूक्लियस जो है वो एटम के रिस्पेक्ट में क्या है? उसका मास, उसका वॉल्यूम क्या है या साइज क्या है? क्या है? तो एक पॉइंट लिख लेना, मैं बोल रहा हूं। हाँ, आगे जितना भी लिखो उसको आगे लिख लो। रेडियस ऑफ एटम इज 10⁻10 मीटर। Radius of atom is 10⁻10 meter, and radius of nucleus is 10⁻15 meter. अब नेक्स्ट लिखना, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एटम रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एटम टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना आएगा? रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एटम टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना आएगा? 10⁵1। रेशियो निकालना है ना, 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻, कितना आ जाएगा? तो नीचे लिख लेना, इट मीन्स दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल। It means that size of nucleus is negligible. Size of nucleus is negligible as compared to size of atom. As compared to size of atom. हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, लिख लिए ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ एटम टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना आएगा?
कि क्वेश्चन पूछेगा रदरफोर्ड से तो ये सब पूछेगा ना। तो हम बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये पाई से सब कैंसिल हो जाएगा। अब ये इसका रेडियस कितना है 10⁻⁻10 के पावर क्यूब और 10⁻⁻15 का क्यूब। ये हो जाएगा 10⁻30 10⁻45। बोलो एटम का वो तो उसमें वेव पाथ बनाते हुए जाएगा। इलिप्टिकल भी बोला गया है। एटम जो होगा वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे घूम रहे हैं ना, तो कहीं सर्कुलर भी लिखता है, कहीं अब इलिप्टिकल भी लिखेगा, कहीं हम वेव बनाते हुए भी दिखाएंगे, आगे चल के वेव बनाते हुए दिखाएंगे। लेकिन रेडियस निकालना हो तो सर्कुलर मान लेते हैं, वो मान लेते हैं, हाँ स्फेरिकल मान लेते हैं। ये सबका आ गया। अब नेक्स्ट लिखना रदरफोर्ड फाइंड दी रेडियस रिलेशन ऐसे लिखना R इक्वल टू R0 A के पावर 1/। ये R0 क्या है कांस्टेंट है, ये इसका वैल्यू मैं लिखवा दूंगा। और ये A क्या है एटॉमिक मास। और ये क्या है रेडियस ऑफ एटम। अगर एटम का रेडियस निकालना हो तो ऐसे वो करके निकालता था। किसी भी एटम का अगर रेडियस निकालना होता था ना तो ये वैल्यू सो निकालता था। वो उसने ये इक्वेशन डायरेक्ट पढ़ने ये कांस्टेंट ने लिया हुआ है R इक्वल टू A के पावर 1/3। बोर्ड में हम अलग फॉर्मूला पढ़ेंगे। हाँ 0.529 इंटू n²/z²। अब देखो यहां पर इसका जो मेन पोस्टुलेट है मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम। ध्यान से सुनना। मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड। मोस्ट ऑफ द मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड in a very small region called, इसको लिखना नहीं है, लिखे ना, ये पोस्टुलेट मेन पोस्टुलेट पढ़ रहा हूं। मोस्ट ऑफ द मास एंड पॉजिटिव चार्ज इन कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल रीजन दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। सबसे पहला नाम न्यूक्लियस ने किसने दिया था रदरफोर्ड ने दिया था। और उसने बताया कि जो न्यूक्लियस है जिसका साइज एटम के रेडियस का बहुत ही कम है, बहुत कम मतलब 10⁵ टाइम्स कम है, और उसी के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है यानी मास और पॉजिटिव चार्ज उसी के अंदर कंसंट्रेटेड हैं। ठीक है, आगे साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर एंड साइज ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर। ये मेन पोस्टुलेट याद रखना है। तो जब दोनों का साइज याद हो गया तो वॉल्यूम का रेशियो पूछ लेगा वो,
साइज का रेशियो पूछ लेगा। नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। ये सब एक्सपेरिमेंट, और भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, ऐसा थोड़ा है कि एक ही गोल्ड फाइल किया और सब पता लगा लिया। एक ही थोड़े एक्सपेरिमेंट किया होगा, और भी एक्सपेरिमेंट किया होगा। इस एक्सपेरिमेंट से तो बस इतना ही मालूम चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स, और इसने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। रदरफोर्ड ने सब बता दिया था। ऑर्बिट वगैरह सब इसी का माना जाता है। ऐसा हम बोर्ड में पढ़ते हैं, इसमें बोर्ड में पढ़ते हैं, लेकिन इसको सब मालूम चल गया था, इसमें लिखा भी होगा। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन विच मूव अराउंड द न्यूक्लियस। लिखा भी अगला पॉइंट, विच मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। यानी ऑर्बिट नाम रदरफोर्ड ने ही दे दिया है। हालांकि ऑर्बिट नाम मेन किसको माना जाता है? बोर का माना जाता है, लेकिन इसने लिखा है, इसने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम resemble a solar system in which nucleus play the role of sun and the electrons play the role of revolving planet। यानी रदरफोर्ड ने बता दिया कि सोलर सिस्टम के जैसा है कि सन को उसने किससे कंपेयर कराया? न्यूक्लियस से। और जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे थे उसको कैसे बताया? इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। जितना चार्ज प्रोटॉन का था उतना चार्ज इलेक्ट्रॉन का था, इसलिए एटम क्या थे? न्यूट्रल थे। As a result, atom on the whole is electrical neutral। Most of the space inside the atom is empty। बहुत सारा स्पेस क्या था? empty था। ठीक है। Centrifugal force arise due to high speed of an atom। हालांकि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल हम बोर्ड में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा था हाई स्पीड में, तो फिजिक्स में पढ़ोगे, कोई चीज घूमता है तो उसमें दो फोर्स लगते हैं। एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसी फोर्स को हम आगे बोर्ड में पढ़ेंगे। तो इतना पोस्टुलेट है किसका? रदरफोर्ड का। ठीक है, इसको याद रखना। क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। अब पहले ऐसे नॉर्मली हम तब इसके हम डेरिवेशन करवाते हैं। मान लो सोडियम है, कैल्शियम है, और यहां मान लो जिंक ले लिया हमने। यहां से अल्फा पार्टिकल चला, एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, सोडियम एटम लिया, और गोल्ड फॉइल नहीं ले रहे हैं हम, सोडियम का फॉइल ले रहे हैं या सोडियम एटम ले रहे हैं। यहां से दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने किया, अल्फा पार्टिकल यहां चला, केवल सेंटर के बारे में हम बात करेंगे। यहां से अल्फा पार्टिकल चला, और एक एक्सपेरिमेंट हमने थर्ड किया जिसमें हमने जिंक लिया, जिंक का एटम लिया, और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल जा रहा है। यहां सेंटर ये है, यहां सेंटर ये है, और सेंटर ये है। जब अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है तो आपको यह बताना है कि सबसे, ये बिल्कुल यहां कोलाइड नहीं होगा। ये अल्फा पार्टिकल जब जाएगा तो इससे कोलिजन नहीं होगा, ये वहीं से क्या हो जाएगा? वापिस आ जाएगा। ये कुछ दूर से ही क्या हो जाएगा? वापिस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां प्लस है और यहां भी प्लस है। इस प्लस और इस प्लस में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन जब होगा तो बिल्कुल इससे कोलिजन नहीं होगा। इसमें प्लस है और इसमें भी प्लस है, तो ये बिल्कुल इसके पास में नहीं जाएगा, दूर से ही वापस आ जाएगा 180 डिग्री पे। इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है,
ये कुछ डिस्टेंस से ही वापस आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन से वो कोलाइड हो रहा था, इससे प्रोटॉन से कोलिजन नहीं होगा। समझ में आया क्या? तो मुझे ये बताओ कि सबसे पास में कौन एक्सपेरिमेंट में, सबसे पास में कौन आया होगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कि 2 में कि 3 में? सबसे पास में कौन आया होगा? सबसे क्लोज कौन आया होगा रे? सबसे क्लोज कौन आया होगा? इस एटम का सबसे पास में कौन आया होगा? मत सोचना कि साइज अलग। सबसे पास में कौन आया होगा? चलो कुछ आंसर आ रहा है सोडियम भी, कुछ आंसर थर्ड भी। तो देखो अब ये हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहां पर कितने प्रोटॉन होंगे? अभी तो हम जानते हैं 11 प्रोटॉन। यहां पर कितने प्रोटॉन और यहां पर कितने प्रोटॉन? अब ये तो सेम है ना, ये तो अल्फा पार्टिकल है, ये तो कॉमन है। अब इस प्लस में और 11 प्रोटॉन में क्या होगा? रिपल्सन। इस प्रोटॉन में और 20 प्रोटॉन में क्या होगा? इस प्रोटॉन, इस पॉजिटिव चार्ज में और इस प्रोटॉन में क्या होगा? सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होगा? सबसे ज्यादा रिपल्सन इसमें होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा फिजिक्स में आते हैं। रिपल्सन बोलो या अट्रैक्शन बोलो, के Q1 Q2 अपॉन RS। Q1 बोले तो ये चार्ज, Q2 बोले तो ये चार्ज, Q1 बोले तो ये चार्ज, Q2 बोले तो ये चार्ज, Q1 बोले तो ये चार्ज, Q2 बोले तो ये चार्ज। यहां पर थोड़ा सा हम रेडियस के बारे में मिनिमाइज कर देंगे। समझ में आएगा? ये इसके रेडियस नहीं देखना है कि जिंक के रेडियस कितना है, लगभग हम एक जैसा मान लेंगे, आइडेंटिकल मानेंगे। यहाँ चार्ज के बेसिस पर हम आंसर लेंगे, यहाँ चार्ज के बेसिस पर हम आंसर लेंगे, नहीं कि रेडियस और अलग अलग है। तो चार्ज के बेसिस पर आंसर लेंगे। तो बताओ Q1 Q2 का वैल्यू सबसे ज्यादा किस में आ रहा है? जिंक में आ रहा है। रिपल्सन यहां ज्यादा होगा, यहां रिपल्सन ज्यादा होगा। तो रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये दूर से ही क्या हो जाएगा? वापिस आ जाएगा, 180 डिग्री पर वापिस आ जाएगा। ये सबसे पास में जाएगा और तब जाके वापिस आएगा, क्योंकि यहां पर रिपल्सन कम ऑब्जर्व हो रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला कि जितना जेड कम होगा, जेड कम होगा जितना, यानी एटॉमिक नंबर जितना कम होगा उतना ही क्लोज आएगा। तो बताओ गोल्ड फॉइल क्यों लिया गया होगा? उसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 79 है उसका, है ना? तो वो दूर से ही वापिस आ गया होगा, तो उसको ऑब्जर्व करने में इस चीज को क्या हुआ होगा? आसान हुआ होगा, क्योंकि उसमें 79 प्रोटॉन का मतलब वो दूर से ही क्या हो रहा है? इधर नहीं है, इसमें है। तो ये पहले क्वेश्चन लिखो, और क्वेश्चन लिखने के बाद ये लिखो इसमें मोर पहले क्वेश्चन लिखो, 3 डायग्राम निकालो, 3 डायग्राम निकालो।
लिखने के बाद ये लिखना कि जिसमें Q1 Q2 का वैल्यू, हियर Q1 Q2 वैल्यू इज लार्ज फॉर जिंक, तो क्लोजेस्ट अप्रोच यानी सबसे पास में, इसीलिए नाम दिया गया क्लोजेस्ट अप्रोच, सबसे पास में कौन आएगा? सोडियम, देन कैल्शियम, देन जिंक। लिख लिए? चलो वॉल्यूम 2 का पेज नंबर 43 निकालना। वॉल्यूम 2 का पेज नंबर 43 निकालना। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 43 पर, पेज नंबर 43 पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। मिल गया क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन क्या है, मैं रीड कर रहा हूं। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया है और बोला है कि डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच इज मिनिमम, मतलब इनके बीच के डिस्टेंस कम, मतलब सबसे पास में कौन आया ये पूछ रहा है। सबसे पास में कहां पर आया है? डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच इज मिनिमम। जैसे हम तुम्हारे पास आए तो डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा? मिनिमम होगा। ये दूर से भाग गए थे, मैक्सिमम है ना इसके। क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच इसमें सबसे मिनिमम है, मतलब डिस्टेंस कम है। तो जिसका जेड कम होगा, जेड किसका कम है? लिख लो इसको। कोई डाउट इसमें? क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच मिनिमम, मतलब सबसे पास में कौन आया होगा? कैल्शियम में आया होगा। समझ में आया? क्यों आया होगा? जितना कम प्रोटॉन होगा उतना ही रिपल्सन कम होगा। लेस प्रोटॉन लेस रिपल्सन, मोर प्रोटॉन मोर रिपल्सन, लेस प्रोटॉन लेस रिपल्सन। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? अब तो ये बातें हमने किया किसका? क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब यहां पर देखो, एक इसको हम न्यूमेरिकल टर्म में चेंज कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि ये यहां पर आया, यहां के बाद रिटर्न हो रहा है। ये कोई भी एटम हम लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम एटम सोडियम लेते हैं। यहां पर हम ले लेते हैं जेड, यहां पर एक कोई भी एटम जेड है। अच्छा यहां पर अगर जेड बोलेंगे तो इस पे मान लो n प्रोटॉन है, चार्ज क्या लिखेंगे इस पे? जेड ही लिख सकते हैं। मान लो सोडियम है, सोडियम पे 11 प्रोटॉन है, क्या 11 प्रोटॉन को हम 11 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं लिख सकते हैं चार्ज? कैल्शियम है तो 20 प्रोटॉन है, तो क्या मैं 20 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज नहीं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड वाइज? यानी यहां पर चार्ज मैं प्रोटॉन नहीं लिख के जेड ई लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम?
इसको मैं नहीं लिख के मैं Ze लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ही Z मतलब एटॉमिक नंबर और चार्ज इलेक्ट्रॉन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मान लो स्कैंडियम है तो स्कैंडियम में कितने प्रोटॉन, 21 प्रोटॉन, तो चार्ज लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 21 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि इसमें Ze है। अब Z का वैल्यू हमें किसी एटम के लिए हो सकते हैं, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोलाइड कराया गया, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है। अब ध्यान से सुनना, पॉइंट नंबर 1 पे और पॉइंट नंबर 2 पे हमें ऑब्जर्वेशन लेना है। यहां पर इस अल्फा पार्टिकल को, अब अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना होता है, +2, तो 2e लिख सकते हैं क्या, चार्ज 2e लिख सकते हैं। 2e को हम क्या मान ले, Q1, और यहां पर चार्ज कितना है, इसको हम क्या मान ले, Q2 मान ले। तो इस अल्फा पार्टिकल को पोजीशन नंबर 1 से इसको क्या किया गया, थ्रो किया गया। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना माना गया, और ये यहां पर आके रुक गया है। बहुत स्पीड में आया होगा, आया होगा, आया होगा, और जैसे इसके पास में आया होगा रिपल्सन किया गया, रिपल्सन हुआ होगा, और यहां पर आने के बाद उस पार्टिकल्स का स्पीड क्या हो गया होगा, आके रुका होगा ना, आया होगा, आया होगा, रिपल्सन किया होगा, आके यहां रुक गया हो, अब जाके वापस जा रहा होगा, अब ये वापस जा रहा होगा, यहां आके पार्टिकल्स रुक गया होगा ना, समझ में आ रहा है ना। ऐसे कोई चीज फेंका गया, इधर से प्लस आया, प्लस आया, प्लस आया, जैसे इसके पास में आया वैसे ही यहां पर इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। यहां पर जो वेलोसिटी मान लिया गया वो v मान लिया गया, और यहां पर वेलोसिटी 0 मान लिया गया। ये मान के चलते हैं कि इनके बीच में r डिस्टेंस पे ये आके रुका होगा। अब ध्यान से सुनना, इतना कोई डाउट नहीं है ना, Q1 Q2 में कोई डाउट है, Q1 Q2 स्पीड, डिस्टेंस और वेलोसिटी, कोई डाउट है। अब पॉइंट नंबर 1 पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट नंबर 1 पे एनर्जी कंजर्व करवा देंगे। पॉइंट नंबर 2 पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी क्या करवा देंगे, कंजर्व। तो मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पॉइंट नंबर 1 पे काइनेटिक और पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम, एम किसका, आम ए भी स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर, कोई डाउट है। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, तुम लोगों को पढ़ाया था लैटिस एनर्जी में, माइनस के Q1 Q2 अपॉन R। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना लिया गया है, ये वैल्यू क्या गिरेगा, तो काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया, ये वैल्यू क्या हो गया। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ, वेलोसिटी कितना है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस के Q1 पे चार्ज क्या माना हमने, Q1 पे 2e अल्फा पार्टिकल,
Q2, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर एटम के लिए तो निकाल नहीं रहे। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड ये जहां से रुका हुआ है, पॉइंट नंबर 1 पे पोटेंशियल 0 हो गया, पॉइंट नंबर 2 पे क्या 0 हो गया, यहां का काइनेटिक और यहां का पोटेंशियल क्या हो गया बराबर, टोटल एनर्जी कंजर्व है। तो अब नेक्स्ट क्लास में तुम आर का वैल्यू निकाल के लाओगे, तो इसको लिख लो इक्वेशन को, नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा बता देंगे। अब यहां से निकालना आसान हो गया, अब आर का वैल्यू निकाल देना, इस दोनों को इक्वेट करके आर का वैल्यू निकाल देना है, वैल्यू निकाल लेना आर का वैल्यू, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको निकाल के बताऊंगा। हाँ